हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता से हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के बारे में, यानी राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के विरुद्ध अपराध, यानी हम उन ऑफेंसेस, उन अपराधों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो स्टेट के खिलाफ होते हैं। ठीक, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है बीएनएस के अंदर। अभी तक हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं पूरे बीएनएस के सभी सेक्शंस के साथ, और अब हम आज से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बट सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, 147 से लेके 158 तक। तो आज की वीडियो में हम इन सारे सेक्शंस को कवर करेंगे, बहुत अच्छे से एक एक सेक्शन को समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 147, जो बात करता है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना। तो अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ, यानी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है, यानी उसका अटेम्प्ट करता है, या उसका दुष्प्रेरण करता है, तो तीनों ही चीज़ यहाँ पे देखो पनिशेबल बनाई गई हैं। सबसे पहले हेडिंग पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई युद्ध कर रहा है, उसका प्रयत्न कर रहा है या उसका दुष्प्रेरण कर रहा है, तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पे पनिशेबल हैं। उसकी सज़ा है मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना। तो मृत्यु की भी सज़ा मिल सकती है, या कोर्ट चाहे तो आजीवन कारावास भी दे सकती है, और जुर्माना भी यहाँ पे उस व्यक्ति पर लगाया जाएगा। एग्जाम्पल सुनो जो इसी सेक्शन का दृष्टांत है। ए जो है वो भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल होता है। अब ए जो भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो रहा है, तो यहाँ पर वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा, और उसे इस सेक्शन में जो अपराध दिया गया है उसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। कोर्ट चाहे तो उसे मृत्यु की भी सज़ा दे सकती है, या आजीवन कारावास भी दे सकती है, और जुर्माना तो लगेगा ही। ठीक, तो अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध करेगा, उसका प्रयत्न करेगा, उसका दुष्प्रेरण करेगा, है ना, किसी को उकसाएगा, भड़काएगा, या किसी की इंटेंशनली मदद करेगा, है ना। दुष्प्रेरण में हमने देखी थी ना, 3 चीज़ें थी, किसी की को उकसाना, किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना, या किसी की जानबूझकर मदद करना, किसी एक्ट से या फिर किसी ओमिशन से। ठीक, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो वो यहाँ पर दोषी होगा 147 के अंदर। और यहाँ पे ध्यान रखना है, अटेम्प्ट को भी दोषी ठहराया गया है। अटेम्प्ट भी यहाँ पे पनिशमेंट अटेम्प्ट की भी बताई गई है, अटेम्प्ट में भी उतनी ही पनिशमेंट है। सेक्शन 148 ये कहता है धारा 147 में दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। अब जो अपराध 147 में दिए गए हैं, इन अपराधों को करने की कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा। तो जो कोई धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर षड्यंत्र करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी स्टेट की गवर्नमेंट को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करता है, तो वह कितने सज़ा होगी उसकी, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा, और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। समझने वाली बात ये है इस सेक्शन में कि एक तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो वो चाहे इंडिया में रहकर कॉन्स्पिरेसी करे या इंडिया के बाहर करे, दोनों ही यहाँ पे पनिशेबल होंगे। मतलब कोई व्यक्ति इंडिया में रहकर इस चीज़ का षड्यंत्र रच रहा है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट पे युद्ध के साथ युद्ध करना है, कैसे उसका अटेम्प्ट करना है, कैसे उसका अबेटमेंट करना है, अगर कोई इंडिया में रह के करता है या इंडिया के बाहर। जैसे कोई व्यक्ति मान लो यहाँ से अमेरिका में है, और अमेरिका में बैठकर वो इस चीज़ का षड्यंत्र रच रहा है, इस चीज़ की कॉन्स्पिरेसी करता है कि कैसे इंडिया में युद्ध करना है, या कैसे भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की प्रयत्न करना है, कैसे उसका दुष्प्रेरण करना है। तो सेक्शन 147 में जो अपराध दिए गए हैं उनका अगर कोई षड्यंत्र चाहे इंडिया में बैठकर करे, चाहे इंडिया के बाहर करे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी स्टेट की गवर्नमेंट को आपराधिक बल के द्वारा, क्रिमिनल फोर्स, हमने पढ़ा था ना क्रिमिनल फोर्स के द्वारा या उसका प्रदर्शन करके सामने वाले को आतंकित करने का षड्यंत्र करता है। किसे आतंकित करने का षड्यंत्र कर रहा है व्यक्ति, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डराने का या किसी स्टेट गवर्नमेंट को डराने का। अगर कोई ऐसा करता है
तो वो यहाँ पे दोषी होगा आजीवन कारावास से, ध्यान रखना है। यह कोर्ट चाहे तो उसको दोनों में से किसी भांति का कारावास भी लगा सकती है जो 10 साल का होगा और जुर्माने की सज़ा भी उसको यहाँ पे मिलेगी। स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कहा गया है कि इस सेक्शन में षड्यंत्र गठित होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई एक्ट या अवैध लोभ गठित हुआ हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्स्पिरेसी जिस एक्ट के लिए उसने की वो एक्ट उसके अनुसरण में ही कोई एक्ट या कोई इलीगल ओमिशन किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्ट हो ही। अगर कॉन्स्पिरेसी की तो वो इसके अंदर लाइबल होगा। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबिलिटी बताता है। दोनों सेक्शन क्लियर हुए। अब बात करेंगे 149 एंड 150 की। सेक्शन 149 कहता है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना। आयुध मतलब हथियार वगैरह, है ना, गोला बारूद हुआ, कोई हथियार हुआ, है ना, गन्स वगैरह हुई। तो ये सब चीज़ें कोई व्यक्ति इकट्ठी कर रहा है। क्यों इकट्ठी कर रहा है? क्योंकि उसे भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना है। इस इंटेंशन के साथ वो इकट्ठा कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका पनिशमेंट होगा इस सेक्शन के अंदर। तो जो कोई भारत सरकार के खिलाफ या तो युद्ध करने या युद्ध की तैयारी करने के आशय से, है ना, सामने वाले को युद्ध की तैयारी करना है और उसकी प्रिपरेशन के लिए वो उसकी इंटेंशन से पुरुष को, आयुध को या गोला बारूद को इकट्ठा कर रहा है। मतलब लोगों को इकट्ठा करना, है ना, लोगों की ज़रूरत होगी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए, इसलिए कोई व्यक्ति पुरुष को, यानी मेल की बात हो रही है, पुरुष को इकट्ठा कर रहा है, किसी हथियार को इकट्ठा कर रहा है, गोला बारूद को इकट्ठा कर रहा है या फिर किसी और तरीके से युद्ध की तैयारी करता है, तो वो आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल से कम ज़्यादा का नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम 10 साल का बताया गया है, या फिर कोर्ट चाहे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है और जुर्माने से यहाँ पर उसको दंडित किया जाएगा। तो अगर कोई गोला बारूद वगैरह इकट्ठा करता है, हथियार वगैरह इकट्ठा करता है या पुरुष को इकट्ठा करता है ना, आदमियों को इकट्ठा करता है जिससे कि मदद हो सके, है ना, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने में, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी पनिशमेंट इस सेक्शन के अंदर तय होगी। सेक्शन नंबर 150, युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छुपाना। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? छुपा रहा है ना, जो उसने युद्ध करने के लिए जो डिज़ाइन किया है, जो भी चीज़, उसकी परिकल्पना को आसान बनाने के लिए इस इंटेंशन से वो छिपा रहा है, उस सारी चीज़ों को, प्लान्स को छिपा रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा? सेक्शन में कहा गया है कि जो कोई भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को, उसकी एग्जिस्टेंस को किसी एक्ट के द्वारा या किसी इलीगल ओमिशन के द्वारा, इस इंटेंशन से छिपाने के द्वारा कि ऐसे युद्ध को सुकर बनाए, मतलब उसको ईजी बनाए, उसको आसान बनाए। तो अगर कोई ऐसा करता है या जानते हुए, है ना, उसको नॉलेज भी है, इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध को वो सुकर बनाएगा या छिपाएगा, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होने वाली है? 10 साल की होगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित यहाँ पे किया जाएगा। तो परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से उसकी सज़ा होगी 10 साल और जुर्माना। इंटेंशन ध्यान रखनी है, इंटेंशन है छिपाने की। 150 का एक एग्जाम्पल सुनो। 150 क्या कहता है? ए और बी सरकार के खिलाफ युद्ध करने का प्लान बना रहे हैं और सी जो वहीं बैठा है वो भी सब कुछ सुन रहा है। ठीक, सब कुछ सुन रहा है। तो यहाँ पर सी के पास 2 चॉइस है, या तो वो जाकर पुलिस को कंप्लेन कर दे कि ए और बी सरकार के खिलाफ युद्ध करने का प्लान बना रहे हैं, या फिर वो इस बात को छिपाकर चुप रहे। तो सी यहाँ पर पनिश होगा सेक्शन नंबर 150 के अंदर, क्योंकि उसने भी यहाँ पर युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने की इंटेंशन से उस बात को छिपा दिया है। और सी भी यहाँ पे चाहता था कि ये प्लान कहीं अनसक्सेसफुल ना हो जाए, ये प्लान कहीं फेल ना हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पर सी को दोषी ठहराया जाएगा। सेक्शन नंबर 151, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने की इंटेंशन से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। अब सेक्शन 152 बात कर रहा है राष्ट्रपति या राज्यपाल पर, अगर प्रेसिडेंट पर या गवर्नर पर कोई हमला करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या उसे प्रयोग ना करने के लिए उत्प्रेरित करने या उनको विवश करने की इंटेंशन से कि उनको मजबूर किया जाए कि वो अपनी ऐसी पावर का यूज़ ना करें या ऐसी पावर का यूज़ करें, ऐसे प्रेसिडेंट या गवर्नर पर अटैक करता है
उनका सदोष अवरोध करता है या सदोष अवरोध करने की कोशिश करता है, या आपराधिक बल के द्वारा यानी क्रिमिनल फोर्स के द्वारा उनको डराता है, आतंकित करता है, या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 साल का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो अब कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं या जो गवर्नर हैं वो अपनी पावर का जो उनको लॉफुल या लीगल तरीके से जो उनको पावर मिली हुई है, जो कानून की तरफ से उन्हें शक्ति मिली हुई है, वो अपनी उन पावर का यूज़ ना करें, उन पावर को एक्सरसाइज ना करें। इसीलिए उनको डराने के आशय से, उनको इस इंटेंशन से कि उनको मजबूर किया जाए कि वो अपनी पावर का यूज़ ना करें, या पावर का यूज़ करें लेकिन किस तरीके से करें, गलत तरीके से करें। तो एक तरीके से उनको आपराधिक बल के द्वारा कोई व्यक्ति डरा रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है या उन पर हमला कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट है 7 साल की और जुर्माना। सेक्शन नंबर 152 ये बात कर रहा है इंडिया की अखंडता, एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले एक्ट के बारे में। ये सेक्शन पहले आईपीसी में 124A के नाम से था। सेडिशन हम पढ़ते थे ना, राजद्रोह, तो उससे डील करता था। अब ये कहता है कि सेक्शन जो सेडिशन है वो बीएनएस में तो शामिल है नहीं, है ना, सेडिशन नाम का तो कोई इसमें सेक्शन ऐसा नहीं है। लेकिन सेक्शन 152 का स्कोप जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है उस सेक्शन के हिसाब से, है ना। जब हम 124A पढ़ते थे जो राजद्रोह की बात करता था, उससे ज़्यादा बड़ा स्कोप है इस सेक्शन का। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 152 क्या कह रहा है। सेक्शन 152 कहता है कि जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए, लिखे गए शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, मतलब या तो लिखकर या बोलकर या इशारों से या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को उजागर करता है, प्रदीप्त करता है या उसकी कोशिश करता है, या फिर अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर कोई ऐसा करेगा और भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कार्य में वो शामिल भी होता है ना, तो वो यहाँ पर आजीवन कारावास से जो 7 साल का होगा या ऐसे कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। तो अगर कोई इंडिया की सॉवरेनिटी को, है ना, इंडिया की यूनिटी को या इंडिया की इंटीग्रिटी को खतरा डालने वाले कार्य में शामिल होता है, जिससे कि इंडिया की जो एकता है, जो अखंडता है, उसको खतरा हो, या बोलकर, लिखकर, इशारों से या किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, है ना, दृश्य रूपण से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, किसी भी तरीके से जानबूझकर, है ना, इंटेंशन के साथ इंडिया में सशस्त्र विद्रोह कराता है या ऐसे क्रियाकलापों में शामिल होता है या अलगाववादी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा देता है, जिससे कि इंडिया की एकता को खतरा हो, यूनिटी को खतरा हो, है ना, दंगे वगैरह छिड़वा दिए या इस तरीके का कोई एक्ट कर दिया, तो उसके लिए यहाँ पे सज़ा होगी 7 साल की, या तो कोर्ट 7 साल का कारावास दे सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकती है और जुर्माने की। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि विधिपूर्ण साधन क्या बताए गए हैं। तो विधिपूर्ण साधनों द्वारा सरकार के उपायों, जो सरकार के उपाय होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या अनुमोदन प्रकट करने वाली जो भी कमेंट्स वगैरह होते हैं, जो टीका टिप्पणियाँ होती हैं, वो इस सेक्शन के अंदर अपराध नहीं है। एक्सप्लेनेशन इस चीज़ को क्लियर करता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी एक्ट है सरकार का या कोई भी सरकार का उपाय है, उसका प्लान है, अगर उस पर कोई व्यक्ति सही वाली टीका टिप्पणी कर रहा है तो वो इस सेक्शन के अंदर ये नहीं है कि आप उसको अपराध की कैटेगरी में डालोगे, ठीक। और लॉफुल साधनों के द्वारा व्यक्ति ऐसा कर रहा है, साधन भी व्यक्ति के गलत नहीं है, उसके जो भी मीन्स हैं वो लॉफुल है। सेक्शन 153 भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के खिलाफ युद्ध करना, उसका प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना। अब इंडिया के जिन देशों के साथ, जिन कंट्रीज़ के साथ, जिन फॉरेन स्टेट के साथ शांति के संबंध है, पीसफुल रिलेशन है, उनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति युद्ध करता है, उसका अटेम्प्ट करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, तो उसकी सज़ा कितनी होगी। तो जो कोई भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के खिलाफ या तो युद्ध करता है, वॉर करता है, या उस वॉर करने का अटेम्प्ट करता है, या ऐसा करने का दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरण मतलब कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो रहा है या किसी की इंटेंशनली मदद कर रहा है ना, या फिर किसी को उकसा रहा है, तो वो आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है,
या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 साल का होगा, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा, या सिर्फ फाइन से उसको दंडित किया जाएगा। 3 तरह के पनिशमेंट है। आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है, 7 साल के कारावास में भी जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या फिर सिर्फ जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन नंबर 154, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्यों के क्षेत्र में लूटपाट करना या लूटपाट की तैयारी करना। अब जिन फॉरेन स्टेट की बात हो रही थी जो इंडिया के साथ शांति का संबंध रख रहे थे 153 में, जो हमने अभी देखे, अब उन्हीं क्षेत्रों में कोई व्यक्ति लूटपाट करता है या लूटपाट करने की तैयारी कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो 154 के अकॉर्डिंग जो कोई भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी फॉरेन स्टेट के क्षेत्र में, वहाँ का जो एरिया है उसमें लूटपाट करता है, लूटपाट की तैयारी करता है, तो वो कितनी सज़ा से दंडित होगा? दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा और दंडित किया जाएगा जुर्माने से। और ऐसे लूटपाट में यूज़ की गई एक चीज़ और देखो, लूटपाट के द्वारा जो भी प्रयोग की गई है, मतलब लूटपाट में जो प्रॉपर्टी हासिल हुई है, उपयोग में लाई गई है, तो वहाँ ऐसी लूटपाट के द्वारा अर्जित संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। ठीक, तो लूटपाट में जो भी प्रॉपर्टी आई है, जो प्राप्त की है उस व्यक्ति ने, वो भी सारी की सारी जब्त कर ली जाएगी। तो 2 तरह का पनिशमेंट है। एक पनिशमेंट तो हो गया 7 साल का और जुर्माना, और लूटपाट में अगर कोई प्रॉपर्टी ली है उन एरिया से तो वो भी अर्जित कर ली जाएगी, उसको एक्वायर कर लिया जाएगा। सेक्शन 155, 153 और 154 में दिए गए युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। अब कोई व्यक्ति जो शांति का संबंध इंडिया के साथ फॉरेन स्टेट रखते थे, उन स्टेट के साथ किसी व्यक्ति ने युद्ध किया और वहाँ पे लूटपाट की, और लूटपाट के बाद वहाँ से प्रॉपर्टी कुछ प्राप्त की, और उन क्षेत्रों में मतलब एक तरीके से लूटपाट करने के बाद उसने जो भी अर्जित किया और दूसरे के पास वो प्रॉपर्टी रखवा दी। अब जिसने उस प्रॉपर्टी को प्राप्त किया उसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी? तो 155 कहता है कि जो कोई किसी प्रॉपर्टी को ये जानते हुए प्राप्त करता है, उसको नॉलेज है कि ये प्रॉपर्टी या तो सेक्शन 153 में या सेक्शन 154 में दिए गए अपराधों में से किए गए जाने के लिए ली गई है ना, तो वो यहाँ पर अगर ऐसा करेगा तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा और जुर्माने से दंडित होगा, और जो उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी प्राप्त की है वो भी जब्त हो जाएगी। तो व्यक्ति जानते हुए ऐसा कर रहा है ना, नॉलेज है उसको कि जो प्रॉपर्टी ली गई है वो कहाँ से आई है, वो 153 और 154 में दिए गए अपराधों में से किसी के लिए, किसी के किए जाने से में ली गई है। तो अगर कोई ऐसा करता है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 156। सेक्शन नंबर 156 कहता है लोक सेवक द्वारा स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। यानी कोई पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर स्वेच्छया अपनी मर्जी से किसी प्रिजनर ऑफ स्टेट या प्रिजनर ऑफ वॉर को भागने दे रहा है, ठीक, उसको निकल भागने दे रहा है, जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? सेक्शन कहता है जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए, मतलब उसकी कस्टडी में है वो स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर, उसको अपनी कस्टडी में रखते हुए स्वेच्छा यानी जानबूझकर अपनी मर्जी से ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, मतलब जहाँ पर वो बंद है, उसको निकल भागने देता है, तो उसकी सज़ा होगी आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा, और जुर्माना यहाँ पे उसको दंडित किया जाएगा। राज कैदी का मतलब क्या होता है? तो कोई ऐसा प्रिजनर, ऐसा कैदी जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस किए हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध किए हैं। युद्ध कैदी की बात करें, प्रिजनर ऑफ वॉर की, तो ये कोई ऐसा कैदी होता है जो सरकार के खिलाफ शस्त्र धारण करता हो, है ना, और जो सरकार के खिलाफ युद्ध में शामिल हो, तो उसको बोलते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। तो यहाँ पर अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, सबसे पहली शर्त इस सेक्शन की क्या है कि जो व्यक्ति है वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, और जो कैदी भागा है वो उसकी कस्टडी में होना चाहिए, वो कोई राज कैदी हो या फिर कोई युद्ध कैदी हो, और उस लोक सेवक ने, उस पब्लिक ऑफिसर ने ऐसा स्वेच्छा किया हो, वॉलंटरीली किया हो, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन नंबर 157, ये भी उपेक्षा से किसी लोक सेवक के द्वारा किसी राज कैदी या युद्ध कैदी का निकल भागना सहन करने के बारे में बात करता है। 157 है तो बिल्कुल 156 की तरह ही, बट इसमें स्वेच्छा की जगह लापरवाही या उपेक्षा से
इस शब्द की बात हुई है। अच्छा, उपेक्षा का मतलब तो लापरवाही होता है ना, तो नेग्लिजेंटली अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो क्या करता है, उसकी कस्टडी में कोई राज कैदी या कोई युद्ध कैदी है, वो इस चीज़ को कि उसको कस्टडी में उसके एक कोई कैदी है, कोई प्रिजनर है, और वो फिर भी लापरवाही बरतता है, उपेक्षा बरतता है, और उस लापरवाही से वो ऐसे कैदी का जो उस स्थान में बंद है जहाँ पर उसका भार सौंपा गया है उसको, वो उसका निकल भागना सहन करता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो सादा कारावास उसको लगेगा 3 साल का होगा जो, और फाइन भी यहाँ पर उस पर लगेगा। तो अगर कोई जानबूझ के कर रहा है पब्लिक सर्वेंट ऐसा, तो 156 अप्लाई होगा, और सज़ा भी ज़्यादा है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या दोनों में से कोई भी कारावास था जो 10 साल का होगा और जुर्माना। बट 157 की अगर बात करें तो ये लापरवाही की बात कर रहा है। यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी लापरवाही है उसके काम की तरफ, और उसकी लापरवाही की वजह से कोई राज कैदी, युद्ध कैदी निकल भागा है और वो इस चीज़ को सहन कर रहा है, तो उसके लिए सादा पनिशमेंट है 3 साल का और जुर्माना। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 158। सेक्शन नंबर 158 बात करता है किसी राज कैदी या युद्ध कैदी के निकल भागने में मदद करना, उसे छुड़ाना या उसको शरण देना या संश्रय देना। सेक्शन 158 की अगर बात करें तो ये किसी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं करता, ये किसी भी पर्सन की बात करता है। सेक्शन कहता है कि जो कोई ये जानते हुए, यानी जिसको नॉलेज है कि किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद करता है। कोई व्यक्ति है, उसको ये नॉलेज है कि जो राज कैदी है या जो युद्ध कैदी है, ये जो प्रिजनर है, ये लॉफुल कस्टडी के अंदर है, ठीक, और उस लॉफुल कस्टडी से उसकी भागने में कोई व्यक्ति मदद कर रहा है, उसको सहायता दे रहा है, या ऐसे कैदी को छुड़ा रहा है या छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, या उसे लॉफुल कस्टडी से वो निकल भागा है इसलिए उसको हार्बर करता है, उसको संश्रय देता है, या छिपाता है या छिपाने की कोशिश करता है, या फिर से उसके पकड़े जाने का अवरोध डालता है, मतलब उसको वो दोबारा से पकड़ा ना जाए, इसके लिए उसके काम में जो, मतलब जो पर्सन उसको पकड़ने आएगा उसमें बाधा डाल रहा है, वो रुकावटें डाल रहा है, या ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सेक्शन में एक्ट के साथ साथ अटेम्प्ट भी यहाँ पे पनिशेबल बनाया गया है ना। अटेम्प्ट भी तो है यहाँ पे। अटेम्प्ट हो गया कि कोई राज कैदी है, कोई प्रिजनर है, और उसको अब कोई व्यक्ति पकड़वाने में बाधा डाल रहा है या बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कोई ये सब चीज़ें करेगा तो वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा। यहाँ पे इस सेक्शन की जब आप पहली लाइन देखोगे बेयर एक्ट में, तो उसमें जो कोई वर्ड का यूज़ हुआ है, जो कोई, मतलब किसी भी पर्सन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है, जैसा अभी हमने ऊपर के 2 सेक्शन में देखा 156 और 157 में। तो इसकी पनिशमेंट कितनी होगी अगर कोई ऐसा करता है तो उसको मिलेगा आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा, और उस पर फाइन भी लगेगा। तो सेक्शन 158 में जो सज़ा है वो थोड़ी ज़्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल का कारावास है, और यहाँ पे फाइन भी बताया गया है, ठीक। अब यहाँ पे बताया है कि कोई भी, इसका एक एक्सप्लेनेशन और दिया गया है, वो मैं और आपको पढ़कर बता दूं कि कोई भी राज कैदी या युद्ध कैदी जिसे अपनी पैरोल पर इंडिया में कुछ सीमाओं के अंदर समग्र रूप से विचरण की अनुमति है, मतलब कहीं पे भी घूमने फिरने की अनुमति है, उसको लॉफुल कस्टडी से अगर वो निकल भागा है, ये तब कहा जाएगा जब वो उन सीमाओं से जिनके अंदर उसे पूरी तरह से घूमने फिरने की परमिशन दी गई थी उससे परे चला जाता है। तो जिस एरिया में उस राज कैदी को घूमने की परमिशन दी थी और वो पैरोल पे छूटा हुआ था, और अगर वो उस सीमा के बाहर चला गया, तब माना जाएगा कि वो लॉफुल कस्टडी से निकल भागा है। हालांकि एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, और वैसे भी ये सिर्फ आपके हेडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें सिर्फ आपको हेडिंग ध्यान रखना है, कौन सा सेक्शन क्या बात कह रहा है और कितनी पनिशमेंट है, सिर्फ यही चीज़ें ध्यान रखनी है। कभी डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही मुश्किल है, ठीक। अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या LLM एंट्रेंस की कर रहे हो तो आपको पूरा ये सेक्शंस पढ़ने चाहिए, अदरवाइज़ LLB के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने मुश्किल होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।